नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमने विजुअल आर्ट्स की फर्स्ट क्लास ली थी। ये हमारी सेकंड क्लास है, पार्ट 2 है। और फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आप क्या-क्या पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो सब हमने डिस्कस किया था। और इम्पोर्टेंट नोट टू द टीचर भी हमने पढ़ा था, क्योंकि वो आपके लिए मस्ट है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा एक टीचर का काम क्या है विजुअल आर्ट्स में, तब तक जो है आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज हम जानेंगे म्यूजिक के बारे में, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रीवियस हमारा जो पार्ट था, पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि विजुअल आर्ट्स में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है सब कुछ मैंने बताया था। उसी में एक और पार्ट आता है, वो है म्यूजिक। म्यूजिक भी आपको विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत ही पढ़ना है। ये पिक्चर आपका कहाँ दिया है? एनसीईआरटी में दिया है। सब कुछ मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जो कि आपके लिए मस्ट होने वाला है। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, ये केबी के बच्चे हैं। और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जब इन बच्चों ने अपनी पिक्चर को देखा होगा, तो आप खुद सोचिए उन्होंने कैसा इमेजिन किया होगा, क्या फील किया होगा, क्या प्राउड फील किया होगा। और उसी प्राउड को फील करने के लिए आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि इन फ्यूचर आपके बच्चे भी टेक्स्ट बुक्स में कभी ना कभी जरूर दिखेंगे, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फॉर द टीचर। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द टीचर देखे थे। और वो किसके लिए था? वो था आपके लिए, ड्राइंग के लिए, या फिर जब भी हम विजुअल आर्ट्स स्टार्ट करते हैं उसके लिए। ये है कि आप जब म्यूजिक पढ़ाएंगे बच्चों को, तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एज अ टीचर, क्योंकि आपसे यही उम्मीद करते हैं वो कि आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कैसे पढ़ाएंगे देख लेते हैं। Encourage students to participate at home what they learn in the classroom। आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है कि वो अपने हाउस में प्रैक्टिस जरूर करें जो भी उन्होंने क्लास में पढ़ा है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी आपको इन्वॉल्व होना है, और पेरेंट्स से कांटेक्ट बना के रखना है, उनसे भी बात करनी है। उनसे कहना है कि बच्चे से आप पूछिए कि आज क्या पढ़ाया गया, और आप भी अगर पॉसिबल हो तो उसको जरूर एक बार रिवाइज कराइए। Children will love to learn and sing songs that they also sing at home during festivals and celebrations। ये फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप केबी में आएंगे तो आप खुद देखेंगे, आप बच्चों से बस सिंगिंग करने के लिए कहिए, बच्चे आपके लिए इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाएंगे। और सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी, इंग्लिश, और जिस लोकेशन में आप हैं उस एरिया के सॉन्ग भी आपको वो सुनाएंगे। इतने बेहतरीन और इतने प्यारे सॉन्ग सुनाएंगे, आप एकदम से मुग्ध हो जाएंगे। Encourage children to learn these songs and bring them into the classroom। आपको चिल्ड्रन को इनकरेज करना है कि आपको इन सॉन्ग्स को लर्न करना है, और एंड ब्रिंग देम इनटू द क्लासरूम। कोई भी बच्चा जो क्लास में सुना रहा है कुछ भी, तो कैसे, जब उसने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूजिक के बारे में। तो घर पे अगर वो कोई सॉन्ग गा रहा है तो पेरेंट्स उसकी हेल्प करें, उसको अच्छे से लर्न करवाएं। अगर वो थोड़ा बहुत एक दो लाइन गा रहा है तो प्रॉपरली उसको सॉन्ग लर्न कराएं, और लर्न कराने के बाद में उसको टीचर को भी इन्फॉर्म कर दें पेरेंट्स कि भाई हमारे बच्चे ने ये सॉन्ग लर्न किया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज टू लिसन एंड इंटरेक्ट विद म्यूजिक इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि जिसमें हम म्यूजिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और एक्चुअल में होता है क्या कि म्यूजिक हमारे माइंड को रिफ्रेश करने का काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन असेंबली और बिटवीन क्लासेस। असेंबली में डेली हमारे यहाँ पर, मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन में यदि आप देखेंगे तो डेली असेंबली होता है। असेंबली में स्पेशल आइटम होता है, उसमें कोई ना कोई सॉन्ग हो गया, डांस हो गया, या फिर किसी भी तरीके का कोई जो एक्ट हो गया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो आपको चांसेस भी मिलते हैं इस तरीके के म्यूजिक को इंटरेक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट, इंस्टीड ऑफ रिंगिंग अ स्कूल बेल कंसाइडर प्लेइंग अ मेलोडी। आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही यूनिक आइटम यहाँ पर कर सकते हैं, यूनिक थिंग कर सकते हैं कि जहां पर आपके स्कूल में जैसे फर्स्ट पीरियड हुआ तो वहां पे बेल बजता है, सेकंड पीरियड में बेल बजता है, तो उसकी जगह पे आप कोई भी मेलोडी रिंगटोन का यूज कर सकते हैं जो भी बच्चों के द्वारा बनाया गया हो। आप उसको यूज करेंगे तो क्या होगा, बच्चे जो है और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे। ये चीज याद रखना है। Listen to and enjoy lots of music together of different genres from all parts of the country। अब आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे मान लीजिए मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मैं यूपी से हूँ और अभी मेरी पोस्टिंग तेलंगाना में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई मेरी जो पोस्टिंग है तेलंगाना में है तो मुझे तो हिंदी वाले सॉन्ग ही सुनना है, ऐसा नहीं है। आप हिंदी के सॉन्ग भी सुनिए, आप इंग्लिश के सॉन्ग भी सुनिए, आप तेलुगु के सॉन्ग भी सुनिए। आप बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आए हैं, ना कि अपने हिंदी को प्रमोट करने के लिए, ये बात याद रखिए, ठीक है। आपका जो मेन एम है वो बच्चों को डेवलप करना है। तो आपको क्या करना है, वो इंडिया के किसी भी पार्ट के सॉन्ग हो, कुछ भी हो, फोक डांस हो, फोक सॉन्ग हो, आपको उनको प्रमोट करना है। आपको ऐसा नहीं है, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना। एंड टॉक विद स्टूडेंट्स अबाउट द डिफरेंट वॉइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, लैंग्वेज एंड स्टाइल दैट दे हियर। बच्चों को क्या करना है, बताना है कि भाई अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को शो कीजिए किसी भी माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि आप डिफरेंट टाइप की वॉइस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप डॉग की आवाज में बात करिए, आप किसी अदर की आवाज में, आप लेडीज की आवाज में, या फिर जितने भी डिफरेंट टाइप की आवाज आप निकाल सकते हैं उसमें भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या होता है, एक यूनिक थिंग होता है। इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का क्या करना है, बच्चों के अंदर हैबिट लाना है। लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज हैं बच्चों की, तो किसी भी लैंग्वेज में सुना सकते हैं। कोई अलग स्टाइल वो जानते हैं, जैसे मान लीजिए डांस फॉर्म जो होते हैं, मान लीजिए भरतनाट्यम किसी को आता है तो उसको क्या करना है, प्रमोट करना है, इंप्रूव कराना है बच्चों को। नेक्स्ट, देयर आर मैनी एक्टिविटीज गिवन इन दिस सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। एंड फील फ्री टू ऐड योर ऑन एक्टिविटीज एंड वेरिएशंस। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज पर फोकस नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी उसमें कुछ एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं, कुछ वेरिएशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे इंडक्शन वगैरह होते हैं, एक तरीके का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इंडक्शन हो गया, वर्कशॉप हो गया, उसमें कई बार, एक बार नहीं कई बार बोला गया है, क्या, एक लाइन रिपीट की गई है, टेक्स्ट बुक इज नॉट अ बाइबल। टेक्स्ट बुक इज नॉट अ बाइबल। टेक्स्ट बुक को हमें बाइबल नहीं मानना है, टेक्स्ट बुक को ही सब कुछ नहीं मानना है। टेक्स्ट बुक के अलावा भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके पास भी कुछ क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू बच्चे क्या हों, एंगेज हों। मोस्ट सॉन्ग्स एंड एक्टिविटीज इन द बुक include an audio or video resources that can be accessed by scanning the QR code provided in the textbook। बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं, एक्टिविटीज हैं जो इस टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, उनको आप फोटो वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और वो कैसे, तो आप क्यूआर कोड वहां पर जो दिया है उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और इजीली आप उसको देख पाएंगे। टीचर्स शुड इंश्योर इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। टीचर्स को क्या करना है, टीचर्स शुड इंश्योर इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी के आर्टिस्ट हैं उनको भी इन्वॉल्व करने का ट्राई करना है। पेरेंट्स एंड अदर टीचर्स, पेरेंट्स का भी हेल्प लेना है, साथ ही साथ जो आपके कलीग्स हैं, जो अदर टीचर्स हैं, उनका भी हेल्प लेना है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने भी बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी देखी हो, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूं कि भाई आपका जो एम है वो क्या है, आपका एम है बच्चों का भविष्य बनाना, तो आप उस पर फोकस कीजिए। चाहे उसके लिए आप पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, चाहे आप पीयर ग्रुप की हेल्प लीजिए, चाहे आप अपने कलीग्स की हेल्प लीजिए, मतलब अदर टीचर्स की, किसी की भी हेल्प लीजिए, बट बच्चों का भविष्य बनाइए। अब यहाँ पर नेशनल एंथम दिया है, ये सभी आप जानते होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने इन वर्ड्स पर फोकस नहीं किया तो आपका एक दो नंबर जा सकता है, कट सकता है। क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वहां पर कंपोजर का नाम भी दिया है,
कि किसने ये कंपोज किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया है, जो कि बांग्ला लैंग्वेज में है। किसमें? बांग्ला लैंग्वेज में है। और आपको वर्ड्स पर फोकस करना है। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आपको क्या करना है, इसके वर्ड्स को ध्यान से देख लेना है कि ये क्या लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय हे। कभी कभी क्या होगा कि वो आपको दो सेंटेंस देगा या दो लाइन देगा, उसमें से एक लाइन यहाँ पर क्या कर देगा, गैप कर देगा। मान लीजिए उसने ये दो लाइन दे दी, ठीक है, ये वाली दो लाइन दे दी, जिसमें से ये वाला वर्ड जो है वो उसने नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया और आपसे पूछा कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस केबीएस के फेवरेट क्वेश्चंस में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, वर्डिंग आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन से वर्ड वहां पर दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कंसेप्ट ऑफ ताला। द कंसेप्ट ऑफ ताला फाइंड्स इट्स अर्लीस्ट मेंशन इन द सामवेदा। अब आप देखेंगे ताला, ताला का मतलब है ताल। हिंदी में आप देखेंगे तो इसको ताल बोला जाता है, ठीक है, ताल, ठीक है, जिसको आप सुनते हैं ताल से ताल मिला, ठीक है, तो वो क्या है, वही है। द कंसेप्ट ऑफ ताल फाइंड्स इट्स अर्लीस्ट मेंशन इन द सामवेदा, ठीक है, ये जो है किसमें मेंशन था, तो आप कहेंगे इसका जो मेंशन है वो सामवेद में आपको मिलता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले यदि आप ताल देखेंगे, ताल के बारे में, तो उसका मेंशन आपको सामवेद में देखने के लिए मिलेगा। द ताला सिस्टम्स of North and South India were not distinct till the 16th century। अब आप देखेंगे कि द ताला सिस्टम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया वर नॉट डिस्टिंक्ट टिल द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी तक जो नॉर्थ और साउथ का जो सिस्टम था, ताल का जो सिस्टम था, वो अलग अलग नहीं था। 16th सेंचुरी के बाद में ये सिस्टम अलग अलग हुआ, नॉर्थ और साउथ का। नेक्स्ट लया, जिसको आप लय बोलते हैं, ठीक है, लया या लय, यहां पर मैं लिख देता हूं लया या लय। द ताला विद द बोल, ताला में जो बोल दिए गए हैं कौन कौन से, तो धा गी ना ती ना का धी। आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में दिया है, ये आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो बोल क्या है, बोल आपको याद रखना है धागे न ती क, सॉरी, धागे न ती न क धी न, ये याद रखना है। ये क्या है, यह वाले जो बोल हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, तो याद रखना है। बोल धागे ना ती ना क धी न वाला ताल कहरवा कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ताल कहरवा कहलाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये इतना याद होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। आपको अभी लग रहा होगा अरे सर ये थोड़ी पूछा जाएगा, जब एग्जाम आएगा तो यही पूछा जाएगा आपसे, समझ आ रहा है ना, तो पढ़ लीजिए। इसमें जो हमने ये कराया है, यहाँ तक हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को रख रहे हैं। अभी तक आप मैंने इसमें 7 से 8 चैप्टर्स को इंक्लूड किया है, तब ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को निकाला है, कोई अननेसेसरी चीज नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना है, ये वाला आपको याद रखना है कि इसको कहरवा कहा जाता है, इस ताल को क्या बोला जाता है, कहरवा कहा जाता है। और इसी प्रकार आदि ताल लिया जा सकता है जिसमें 8 अक्षर या 8 मात्राएं होती हैं। आदि ताल में भी कितनी होती हैं, 8 होती हैं, कहरवा में भी कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 8 होती हैं, लेकिन अलग अलग अक्षर होते हैं, अलग अलग लेटर्स होते हैं। अगला देखिए, त क धी मु क त क ग नु, यह वह ताल है जो इस गीत के साथ बजाया जा रहा है। अब इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है लास्ट वाला, वो वहां पर एक सॉन्ग दिया गया था, उस सॉन्ग के अंदर ये बताया गया था कि इसमें कौन सा जो है वो ताल बजाया जा रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये वाला आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि धा गे न ती न क धी न, ये कौन सा ताल है, तो आप कहेंगे ये आपका कहरवा ताल में आता है, जिसमें 8 लेटर हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, समझ आ रही हो तो लाइक शेयर कर ही दीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा।
द नाट्य शास्त्र इज एन एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया रिटन बाय भरत मुनि। ये क्वेश्चन आपसे 1000 बार पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, किसने उसको लिखा, तो आप कहेंगे भरत मुनि ने। किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा है। और नाट्य शास्त्र एक बहुत ही पुराना टेक्स्ट बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन कल्चर के लिए। इट टॉक्स अबाउट म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे नाट्य शास्त्र आपका म्यूजिक, डांस और ड्रामा से रिलेटेड है। डिड यू नो दैट इन द नाट्य शास्त्र ईच स्वरा, जिसको स्वर को आप क्या बोलते हैं, म्यूजिकल नोट बोलते हैं, इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट इमोशन। अगर आपको पता हो तो जो नाट्य शास्त्र है उसमें अलग अलग स्वर दिए गए हैं और हर स्वर जो है इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट इमोशन। जितने भी स्वर हैं वो डिफरेंट इमोशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लेटर्स हैं वो अलग अलग इमोशन से कनेक्टेड हैं। दिस मीन्स दैट द म्यूजिक यू प्ले और सिंग कैन मेक यू फील डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन विच नोट्स आर यूज्ड। आप जिस टाइप के नोट्स को यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें अलग अलग इमोशंस होते हैं हर स्वर के अंदर। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट एक फैक्ट देख लेते हैं। डू यू नो लया, लया यानी कि जिसको आप इंग्लिश में लया लिखा है, हिंदी में आपका लय हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में आप क्या बोलेंगे, लय। सो लया या लय रिफर्स टू रिदम और टेम्पो इन म्यूजिक। लया क्या है, आपसे पूछा है व्हाट इज लय और व्हाट इज लया, तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, लया रिफर्स टू रिदम और टेम्पो इन म्यूजिक। म्यूजिक में जो आपका टेम्पो और रिदम है वही आपका लया या फिर लय है। पूछा जा सकता है इट इज स्टडी लाइक योर हार्ट बीट। ये आपके हार्ट बीट के जैसा ही होता है, जिस तरीके से आपकी हार्ट बीट होती है उसी तरीके से ये भी काम करता है। बट जस्ट एज योर हार्ट बीट बिकम्स फास्टर वेन यू रन एंड स्लोअर वेन यू आर अस्लीप। जिस प्रकार से आपकी हार्ट बीट जब आप सो रहे हैं तो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो फास्ट हो जाती है, उसी प्रकार से आपका जो लय है वो भी चेंज होता है। द लय कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोजिशन टू, और जो लय है वो भी डिफरेंट कंपोजिशन के लिए डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट नारदीय शिक्षा, ये याद रखना है, नारदीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा म्यूजिकल नोट्स वर क्रिएटेड फ्रॉम द क्राइज एंड साउंड्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंड एनिमल्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके अकॉर्डिंग, कुछ ऑप्शंस दे सकता है आपको, ऑप्शन के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा इनमें से किसके अकॉर्डिंग जो साउंड्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, जो म्यूजिकल नोट्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो आप कहेंगे जो एनिमल्स हैं और जो वर्ड्स हैं उनके साउंड एंड क्राइज से। जो एनिमल्स और वर्ड बोलते हैं उनके साउंड से, उनके रोने से, उनके बोलने से बहुत सारे जो म्यूजिकल नोट्स हैं वो बनाए गए हैं। म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सारे गामा धा पानी, ये वाले, ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या किससे रिलेटेड है वो आपको याद रखना है, क्या किससे रिलेटेड है वो याद रखना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे नारदीय शिक्षा के अकॉर्डिंग। नारदीय शिक्षा के अकॉर्डिंग, नारदीय शिक्षा एक आपका एंशियंट टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये सब दिया गया है कि सा इज फॉर पीकॉक सो कलरफुल। सा जो है वो पीकॉक से रिलेटेड है, कि उसमें बताया गया है सा रिप्रेजेंट करता है कि पीकॉक जो है वो क्या है, बहुत कलरफुल है। री किसके लिए है, री इज फॉर बुल, बुल के लिए है, दैट्स रियली स्ट्रांग, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। गा इज फॉर गोट, गा फॉर गोट है, और दैट रन्स अराउंड, जो उसके आसपास घूम रहा है। माँ इज फॉर हेरॉन, वाइट एंड टॉल, माँ क्या है, वो हेरॉन के लिए रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत ही वाइट एंड टॉल होता है। पा इज फॉर कुकू, जो पा है वो कुकू के लिए है जो कि क्यूट एंड स्वीट होता है। धा जो है, धा इज फॉर हॉर्स, धा हॉर्स के लिए, और दैट रन सो फार, वो बहुत दूर तक जा सकता है। नी इज फॉर एलिफेंट, जो नी है वो एलिफेंट के लिए यूज किया गया है, दैट्स सो ह्यूज, और एलिफेंट क्या है, बहुत बड़ा है। दैट विल ब्रिंग अस बैक टू सा,
और उसके बाद में आपको फिर से सा से स्टार्ट करना है, यानी कि सा री ग मा पा धा नी। फिर से कहाँ आना है, सा। तो सा री ग मा पा धा नी सा, फिर से उसको रिपीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सा री ग मा पा धा नी सा पा सा सा नी धा पा मा गा री सा। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर विजुअल आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, बट विजुअल आर्ट्स में ये आपका टॉपिक दिया है, क्योंकि विजुअल आर्ट्स का ही पार्ट होता है म्यूजिक। म्यूजिक का टीचर अलग आता है, उसको उसमें महारत हासिल करनी है। ये थोड़ा सा पढ़ने से आपको महारत हासिल नहीं हो रही है, आपको विजुअल आर्ट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट इसमें सिखाए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको विजुअल आर्ट्स पढ़ा रहा हूं, ना कि म्यूजिक। ठीक है, विजुअल आर्ट्स का ही पार्ट है, तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। इसको देख लीजिएगा, ये क्या है, तानपुरा है। ये आपका तानपुरा है। सभी लगभग सेम लगते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। तानपुरा, ठीक है, तानपुरा, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, इसको तंबूरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम तंबूरा भी बोलते हैं, तंबूरा, इसको तंबूरा भी कहते हैं। सो वी यूज द वर्ड पिच टू एक्सप्लेन हाउ हाई और लो अ नोट इज। जो पिच है, पिच क्या है, पिच जो है वो आपकी आवाज है कि आपकी आवाज कितनी हाई है और लो है। जो नोट है, जो आपका वॉइस का नोट है, वो कितना हाई है और कितना लो है, ये कौन बताता है, तो आप कहेंगे पिच। पिच से ही ये हमें पता चलता है। टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिंग इन पिच वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज तंबूरा और तानपुरा। ठीक है, अगर आपको जानना है कि जो पिच है वो क्या होता है, कैसे उसका यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको तानपुरा या तंबूरा के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी से आप बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं। द तंबूरा इज अ लॉन्ग नेक्ड stringed instrument what you also have electronic tamburas and even तंबूरा, तंबूरा एप्स भी आते हैं कुछ। ठीक है, तो उन्होंने बताया ये लॉन्ग नेक होता है, काफी लंबी सी गर्दन टाइप की आपको लगेगी, और जिस टाइप का आपका गिटार होता है उसी टाइप से इसमें भी स्ट्रिंग होती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और आजकल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तंबूराज भी आ रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ तंबूरा के कुछ एप्स भी आते हैं, आप उनसे भी इसको सीख सकते हैं। When practicing Indian music, it is very helpful to have a tambura to match your pitch. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज वेरी हेल्पफुल, ये बहुत हेल्पफुल है टू हैव अ तंबूरा टू मैच योर पिच। अपने पिच को मैच करना है तो आप तंबूरा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि तंबूरा में आपकी पिच के अकॉर्डिंग साउंड निकल आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से जरूर देखिए। नी 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 सा, नी 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 सा। अब इसमें अगर आप इंग्लिश में ना पढ़ के हिंदी में पढ़ेंगे तो ये वाला आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, विशेष क्या है कि जब सा के ऊपर बिंदु होता है तो इसका अर्थ है कि आपको सा को ऊंचे स्वर में गाना है। इस लेटर को आप देख रहे हैं, सा, सा के ऊपर यहाँ पर बिंदु है, ये सा लिखा हुआ है और सा के ऊपर ऐसे बिंदु लगा हुआ है। अब इसमें क्या बताया गया कि जब भी किसी भी अक्षर के ऊपर क्या है, बिंदु लगा हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, ऊंचे स्वर में गाना है। नी 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 सा, नी 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 सा, तो सा को लाउड करना है, ऊंचे स्वर में गाना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर म्यूजिक में किसी भी लेटर के ऊपर, किसी अक्षर के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीन क्या है। तो उसका मीन है कि भाई उसको ऊंचे स्वर में गाना है, इसीलिए उसके ऊपर बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। सो यू लर्न दैट ताला या ताल इज अ पैटर्न ऑफ रिदम। ताल क्या है, ये एक पैटर्न ऑफ रिदम है, रिदम का एक पैटर्न है। वी यूज ताला टू कीप द बीट इन म्यूजिक। ताला का यूज क्यों करते हैं, कीप द बीट इन म्यूजिक।
each tala has a fixed number of beats that is repeated and is known as a ताला साइकिल। ताला साइकिल क्या होता है, उसमें कुछ बीट्स होते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि एक ही बीट को बजाए जा रहे हैं कंटिन्यू, तो ऐसा तो कोई म्यूजिक होगा नहीं। म्यूजिक में अलग अलग बीट्स को बजाया जाएगा, तो जो अलग अलग बीट्स बजाए जा रहे हैं वो क्या है, उन्हीं को आप क्या बोलेंगे, ताला साइकिल, ठीक है। ताला साइकिल या फिर ताल चक्र। यू रिसाइटेड आदि ताला, आदि ताला एंड कहरवा। आदि ताला एंड कहरवा के बारे में इससे पहले ही हमने पढ़ा था, ठीक है। लेट्स रिवाइज देम, इनको रिवाइज कर ले। नाउ लेट अस रिसाइट अनदर ताला विच इज ऑफ 6 बीट्स। ये 6 बीट का ताला है। धा धी न ध ती न। द नेम ऑफ दिस ताला इज दादरा। क्या है, दादरा। तो यहाँ पे कुछ ताल के नाम दिए गए हैं, उनको आपको याद कर लेना है। ओनली 3 आपने अभी तक देखे। पहला क्या था, आदि ताल देखा, उसके बाद कहरवा देखा, उसके बाद में दादरा देखा। तो 3 आपको याद करने हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक में इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि म्यूजिक का टीचर अलग से आता है, उसका सिलेबस भी अलग से होता है, म्यूजिक टीचर अलग अलग से अपना काम करता है। ये आपके विजुअल आर्ट्स का टॉपिक है, तो आपके सिलेबस में दिया है, इसीलिए पढ़ना जरूरी था, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज और देखना है, ये है आपका जन्मदिन वाला। जब भी हमारे यहाँ पे जन्मदिन होता है केबीएस में, तो मॉर्निंग में जब असेंबली होती है तो बच्चों को खड़ा किया जाता है, जो भी जिनका बर्थडे होता है, तो ये वाला सॉन्ग गाया जाता है, जन्मदिन जन्म दिनम इदम आई प्रिया सखे शांतनो तुते सर्वदा मुदम। ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे रचनाकार पूछा जा सकता है, क्योंकि आप केबी में ज्वाइन होने वाले हैं। केबी में ये सॉन्ग डेली गाया जा रहा है असेंबली में बच्चों के जन्मदिन के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसका रचनाकार पता होना चाहिए। रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे स्वामी तेजोमय आनंद, ठीक है। कौन है, स्वामी तेजोमय आनंद जो है वो इसके रचनाकार हैं। और भाषा क्या है, संस्कृत है। इसका अर्थ भी आप देख लीजिए कि प्रिय मित्र जन्मदिन की बधाई, आनंद और अच्छे कल्याण कल्याण आपके पास आते रहें। हम आपके सुरमय जीवन की कामना करते हैं, आप दीर्घायु हों, ईश्वर आपकी रक्षा करें, आप सदा अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ते जाएं। ये गलत है, आगे बढ़ते जाएं, आपका जीवन सार्थक बने। तो ये हम अर्थ इसका देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, डेली आपके असेंबली में बोला जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका रचनाकार कौन है, तो आप कहें स्वामी तेजोमय आनंद। स्वामी तेजोमय आनंद, और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये 1-2 स्लाइड्स और हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम म्यूजिकल टर्म्स, कुछ म्यूजिकल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन म्यूजिकल टर्म क्या है, ताला है, ठीक है। इंडियन में आप क्या बोलते हैं, ताला या ताल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप बोलेंगे उसको रिदमिक साइकिल। क्या बोलेंगे, रिदमिक साइकिल। जो लय होता है उसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, टेम्पो बोलते हैं। साम, साम क्या है, द फर्स्ट बीट ऑफ अ ताला। ताला का जो फर्स्ट बीट है वो क्या है, ताम है, साम है। और ये क्या है आपका आवर्तन। आवर्तन क्या होता है, 1 साइकिल ऑफ अ ताला। 1 साइकिल ऑफ अ ताला, ताला का जो एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है ताल का, वो आपका क्या कहलाता है, आवर्तन कहलाता है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ये आपको याद करनी है। आई होप कि आपको जो है चीजें समझ आई हो। तो ये सब आपने कर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं किया है तो अब कर दीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और मेन जो मेरा एम रहता है और आपका भी होना चाहिए, कि मैं चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स को नोट करें, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, तो क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, तो आप भी जरूर अपने सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं, ठीक है।